हाँ जी दोस्तों, तो नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करने जा रहे हैं आज हम कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक। और ये टॉपिक हम विथ PYQ प्लस अदर जो इम्पोर्टेंट MCQ है उनके साथ में पूरा कवर करेंगे। MCQ हम साथ साथ में करते ही जाएंगे ना। और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको कि आपकी एग्जाम में जो अभी रिसेंट में देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। तो और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है अपनी, उसमें भी इसमें 8 से 10 क्वेश्चन हर बार ही पूछता है। तो ये टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जा रहा है ना। तो शुरू करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको कि हम इस टॉपिक को करेंगे किस प्रकार से, है ना। रूपरेखा बताता हूँ मैं आपको पहले। देखो, सबसे पहली बात हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी और कंपनी की विशेषताएं क्या है ना। विशेषताएं क्या है कंपनी। फिर बाद में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कंपनीज की, कंपनियों के प्रकार कितने हैं, किस हिसाब से कंपनियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना अंश पूंजी एवं उसके प्रकार की, कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है ना, अलग अलग प्रकार की, जैसे अथोराइज होती है, इश्यूड होती है, सब्सक्राइब होती है, उनके बारे में डिटेल में, और उनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं उसके बारे में ना, उसके टाइप्स के बारे में। फिर आ जाएंगे हम इश्यू ऑफ शेयर वाले टॉपिक, यानी शेयर कौन कौन से शेयर होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका मीनिंग और उनकी टाइप्स अलग अलग। फिर आ जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री वगैरह के बारे में। फिर आ जाएंगे हम फॉरफीचर ऑफ शेयर पे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे री इश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर, यानी जो उनका पुनर्निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे राइट शेयर, ईसोप है, स्वेट इक्विटी है। और उस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम कोई भी मिसलेनियस टॉपिक जो इस टॉपिक में से बच के और हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रकार हम टू द पॉइंट 9 पॉइंटों के हिसाब से हमारी स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं ना। तो हम साथ साथ में यहाँ पे टिक मारते जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कंपनी का अर्थ है उसकी विशेषताएं, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कंपनी शब्द कैसे बना उसके बारे में। देखो, कंपनी वर्ड, कंपनी शब्द है ना, ये एक लेटिन भाषा का शब्द है। कंपनी है जो क्या है, लेटिन भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। देखो, एक है ये कॉम और दूसरा है पेनी। कई जगह वो क्या कॉम्पेनियन वर्ड यूज होता था पहले ना, तो इसके लिए उन्होंने पेनिस वर्ड उठा लिया वहां से, है ना। तो देखो, कॉम शब्द का मतलब क्या होता है। कॉम का मतलब होता है विथ या टुगेदर, यानी हिंदी में मतलब होता है साथ साथ। और दूसरा वर्ड है पेनी। अब आपको ये पेनी भी दिया जा सकता है या पेनिस भी दिया जा सकता है। इसका मतलब होता है ब्रेड, यानी रोटी। देखो, पुराने जमाने में व्यापारी लोग क्या होते थे, दूर दराज जाते थे, ट्रांसपोर्ट के साधन इतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो कई दिन लगते थे। तो वो क्या करते थे, सब साथ में बैठ के रोटी वगैरह खाते थे ना, यानी एक दूसरे को कंपनी देते थे आने जाने में भी और साथ में बैठ के रोटी भी खाते थे ना। तो वो बोलते थे कि कंपेनियन होता था वो, है ना, एक कंपेनियन वर्ड। तो वो एक लैटिन भाषा के कंपेनियन शब्द से कंपनी बना। और उसी से बाद में ये दो दो शब्द उसी के निकले हुए शब्द हैं कि कंपनी का मतलब होता है, कॉम का मतलब होता है विथ या टुगेदर साथ साथ, और पेनी का मतलब होता है रोटी या ब्रेड, है ना। BREAD, है ना, ब्रेड। चलो, ये बात हो गई अपनी। अब देखो कंपनी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, आपको नोट्स मिलेंगे एकदम, ये जो प्रिंटेड वाले नोट्स हैं, ये वाले नोट्स, चीज़ें इसमें सारी लिखी हुई है। आगे मैं कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़ाऊंगा और कुछ मैं वहाँ पे लिख के पढ़ाऊंगा। देखो, अभी हमारे पास क्या टाइम है, डिटेल में पढ़नी चाहिए हमें चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ। उसके बाद में हम इन नोट्सों से एक बार रीडिंग मार लेंगे पूरी, एक बार हम अच्छे से वहाँ से पढ़ लेते हैं। फिर
नोट से रीडिंग मारते जाएंगे साथ में ना। तो देखो, सबसे पहले बात तो कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, कंपनी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले क्या हुआ था पुराने ज़माने में ना, जो बिजनेस थे वो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप चलते थे, एकाकी व्यापार के रूप में चलते थे, है ना। उसके बाद में एकाकी व्यापार की अपनी कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी। भाई एकाकी व्यापार की क्या लिमिटेशन हुआ करती थी। पहली बात तो एक ही आदमी की जो जिम्मेदारियां होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। दूसरी बात, स्किल्ड माइंडसेट चाहिए होता था, उसके लिए टैलेंट चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इन और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो गए आजकल, तो कैपिटल बहुत सारी चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए है ना, बाद में एक नया प्रारूप का जन्म हुआ जिसे कहा गया पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो बहुत सारे पार्टनर होते हैं, वो मिलके काम करते हैं एक साथ में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा हुआ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, क्या थी। पहली बात तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी। भाई असीमित दायित्व हुआ करता था पार्टनर्स का। तो असीमित दायित्व में क्या हो गया भाई, अगर तो किसी दिन बिजनेस में घाटा हो गया तो पार्टनर के तो घर बार बिक जाने थे उसमें। ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या होता है कि मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा हो गया बाद में, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया ना। तो आज जैसे अब पूरी दुनिया में व्यापार चलता है, तो उसको ये मिटिगेट नहीं कर पा रही है पार्टनरशिप, तो एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, उसे कहा गया कंपनी। कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस के पर्पज से है ना एकत्रित होते हैं, और एक कानूनी तरीके से है ना एक संगठन को बनाते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेज थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये सेकंड थी, और ये थर्ड स्टेज हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी है वो व्यावसायिक संगठन का प्रारूप का कौन सा स्तर है, तो आप बताओगे ये थर्ड स्तर है, तृतीय स्तर है ना। अब बात कर लेते हैं हम मीनिंग ऑफ कंपनी। तो ये तो अब सीधे हम पहले हम एक काम करते हैं, फिर इसी मीनिंग से हम आगे डेफिनेशन डिराइव कर लेंगे। देखो इसमें क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको कि कंपनी में क्या होता है कि जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, जिनको करना होता है बिजनेस, वो एकत्रित होते हैं और वो बनाते हैं कि कंपनी बनाते हैं ना। तो कंपनी क्या हो गई भाई, कंपनी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी एक संगठन है ना, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है, यानी जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन ने व्यवसाय के उद्देश्य से किया है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कानूनी की कंपनी क्या है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बना हुआ एक संगठन है, जिसे व्यक्तियों के एक समूह ने व्यवसाय के उद्देश्य से बनाया है, ये बात हम कह सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी डेफिनेशन। देखो कंपनी की डेफिनेशन दो प्रकार से दी गई है ना। तो पहली बात तो देखो कंपनी एक्ट खुद ही देता है कंपनी की, देखो डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या है, देखो दो प्रकार से डेफिनेशन दी गई है, एक तो कंपनीज एक्ट में दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में, और दूसरी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर एने ने, प्रोफेसर एने ने। अब देखो कंपनी एक्ट तो क्या बोलता है कि कंपनी से आज से एक ऐसी कंपनी से है जो इस कंपनी एक्ट में
इस कंपनी एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट 2013 में या पूर्व के किसी एक्ट में बनी हुई, यानी फॉर्म या इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। एकदम साधारण शब्दों में कहा है, इसने तो कहा है कि कंपनी से ऐसे एक ऐसी कंपनी से है जो या तो इस कंपनी एक्ट में बनी हुई है 2013 वाले में, या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी हुई है या निर्गमित हुई है, यानी फॉर्म हुई है या इनकॉर्पोरेटेड हुई है ना। अब प्रोफेसर हेने की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हेने साहब ने क्या किया, इन्होंने किया सिर्फ इनकी जो विशेषताएं थी कंपनी की उनको ही उठा के डाल दिया। इन्होंने कहा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, सबसे पहली बात तो है ना, कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सतत उत्तराधिकार होता है उसका। तीसरी बात कहा कि पृथक अस्तित्व होता है। और चौथी बात कहा कि कंपनी एक सार्वमुद्रा होती है, यानी प्रोफेसर हिनेन ने कहा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका पृथक अस्तित्व होता है ना, तथा सतत उत्तराधिकार होता है यानी परपेचुअल सक्सेशन होता है, और जिसकी एक कॉमन सील यानी एक सार्वमुद्रा होती है जिसके द्वारा कंपनी अपना कार्य संपन्न करती है। तो इन दोनों परिभाषाएं जो कंपनी एक्ट में बोला कि कंपनी से आज से एक ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी हुई है, और दूसरी वाली प्रोफेसर हेने ने कहा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, सतत जो पृथक अस्तित्व होता है जिसका सतत उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक कॉमनशील होती है ना। तो इन दोनों डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है और जिसका सतत उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो ये बात होगी हमारी डेफिनेशन। चलो अब हम अपने नोट्स में से रीडिंग मार लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ कंपनी। तो देखो कंपनी से ऐसे क्या होता है, कंपनी संगठन का एक ऐसा है ना, एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण सामान्य एक व्यवसाय चलाने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा कानून की प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है ना। और कंपनी एक फिर बाद में आ गई विशेषता आ गई, यानी साधारण बातों में साधारण शब्दों में यही है कि कंपनी को ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया है, किसके लिए बनाया गया है, व्यापार करने के लिए बनाया गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाया है। अब आ गई बात कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। देखो कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 20। ये देखो 2 सेक्शन 20, 2 सबसेक्शन 20, ये सेक्शन नंबर याद रखना होगा ना, कि कंपनी से आज से इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। फिर प्रोफेसर हेनी ने क्या कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसकी एक कॉमनशील होती है, यानी 4 विशेषताएं बोल दी हिसाब। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में 4 बातें तो प्रोफेसर हेनी ने बोली। कौन कौन सी बोली? पहली बात कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पहली बोली कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात बोली कि जिस लीगल सेपरेट एंटिटी है, यानी अपने सदस्यों से उसका पृथक अस्तित्व होता है, यानी सदस्य अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। दोनों सदस्य होते हैं वो नेचुरल पर्सन होती है और कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तीसरी बात बोली कि उन्होंने परपेचुअल सक्सेशन होता है, और चौथी बात बोली कि कंपनी का एक कॉमन सील होती है, यानी सार्वमुद्रा होती है, यानी सील होती है जो मोहर नहीं होती है ना, उसे बोलते हैं कॉमन सील। कि कंपनी अपना भी कोई भी कार्य करती है तो उस पर अपनी मोहर लगा के बोल देती है ये मेरा कार्य है ना। और पहले क्या होता था कि कॉमन सील होती थी वो अनिवार्य हुआ करती थी, बट आजकल इसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया है ना। अब कॉमन सील कंपनी के पास हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई कंपनी रख भी सकती है और कोई कंपनी के पास नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि क्या कॉमन सील अनिवार्य है, तो अब अनिवार्य नहीं है। 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, उसमें उन्होंने हटा दिया, वहाँ पे लिख दिया उन्होंने मे और मे नॉट, पहले वर्ड होता था शैल। अब देखो बाकी की विशेषताएं क्या है भाई, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है ना, कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व है कि किसी अधिनियम के अंतर्गत बनी हुई है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल जिसका सक्सेशन है, और लिमिटेड जिसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है,
और ट्रांसफर ऑफ शेयर पे जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, और उसका एक मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू ही वो काम करती है, और इस मैनेजमेंट को अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं, जिसकी एक कॉमन शील होती है ना। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो गई। देखो अब डायग्राम में देख लो आप भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी है परपेचुअल जिसका सक्सेशन है, कॉमन सील है ना। और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनी एक सिटीजन नहीं होती है ना, बट रेजिडेंट जरूर होती है कंपनी। लाइबिलिटी जिसकी लिमिटेड वाली है, ठीक है। उसके बाद में ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है अलग से, पीरियोडिक ऑडिट कराती है, शेयर ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, और डिस्टिंक्शन बिटवीन अपने ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से ये अलग होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई है ना। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। ये लो देखो, पहला टॉपिक है ये डन, ठीक है, पहला टॉपिक हो गया डन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। अपना टॉपिक है टाइप ऑफ कंपनी, कंपनियों के प्रकार। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ना, उसके बाद में चलते हैं हम नोट्स पे। तो हमने पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है। अब टाइप ऑफ कंपनी के अंदर देखो इन्होंने आपको क्या बोला है कि कंपनी के टाइप ऑफ कंपनी, है ना, प्रकार कंपनियों के। तो देखो कंपनियों के प्रकार की में दो बातें आएंगी। पहली, नंबर ऑफ मेंबर के आधार पे, नंबर ऑफ मेंबर के आधार पर। और दूसरा टाइप आएगा लाइबिलिटी के बेसिस पे। लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी को हम दो भागों में बांट सकते हैं ना। अब देखो इसमें क्या आएगी, नंबर ऑफ मेंबर के आधार पे कंपनी तीन प्रकार की होती है। यहाँ पे भी लिख दो 3 प्रकार की होती है, और यहाँ पे भी कंपनी 3 प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होगी, ओपीसी होगी। दूसरी होगी हमारी प्राइवेट कंपनी, और तीसरी होगी पब्लिक कंपनी। और अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पे बांटने जाएंगे ना, तो हमारी कंपनी होगी 3 प्रकार की। एक होगी लिमिटेड बाई गारंटी, एक होगी लिमिटेड बाई शेयर, एक होगी अनलिमिटेड। इनके सेक्शन नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक मेंबर होता है, पहले सेक्शन नंबर देख लेते हैं। इसका सेक्शन नंबर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, और इसका है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, और इसका 272। देखो पहले ओ आता है, फिर पी वी आता है, फिर पी यू आता है ना, क्योंकि ये पी आर होता है ना, प्राइवेट होता है, तो पी आर आता है, फिर पी यू आता है ना। तो 268 ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से है सारे सेक्शन, है ना। कंपनी एक्ट के अंदर जो भी सेक्शन 2 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह दी गई है ना, क्योंकि सेक्शन 2 है ना कंपनी एक्ट की डेफिनेशन पे ही है पूरा। तो उसके अंदर क्या है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से सारी डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले ओपीसी यानी 1% कंपनी आ गई, तो 262 आ गई, फिर पी आर आ गया प्राइवेट, तो 268 आ गई, और पब्लिक 272 आ गई। अब इसमें देखो नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम, इसमें 1 होता है, इसमें मिनिमम 2 होते हैं, और इसमें मिनिमम 7 होंगे। और मैक्सिमम इसमें एक ही होगा, मैक्सिमम भी इसमें मैक्सिमम 200 होंगे। बट एक वर्ड यूज होता है इसमें एक्सक्लूड, एक्सक्लूड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय अगर मेंबर है ना उनको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी के 200 मेंबर हो सकते हैं, और इसमें नो लिमिट। ऐसे ही अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी को बांटने जाएंगे, तो लिमिटेड बाई गारंटी होगी। तो इसकी देखो कंपनी की खुद की डेफिनेशन है, ये दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। और लिमिटेड बाई गारंटी वाली है, ये दे रखी है 2 सब सेक्शन 21 में। लिमिटेड बाई शेयर वाली है, इसके जस्ट बाद में आएगी 222। और अनलिमिटेड है एन, ये यू पे आती है ना, तो ये आएगी 2 सेक्शन 92 पे।
चलो अब हम नोट्स में चलते हैं और एक एक पहले देखो कुछ क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था ना उसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कंपनी है वो उसको ये बोल रखा है कि ए कंपनी इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सही बात है। नेक्स्ट बात बोल रहा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये तो विशेषताओं पे आर्टिफिशियल पर्सन है, सही बात है। नेक्स्ट बात है कंपनी इज एन सिटीजन, कंपनी एक नागरिक होता है, नहीं नागरिक नहीं होती कंपनी। जैसे कंपनी के पास अगर भारत की नागरिकता है, यूएसए की नागरिकता ऐसे थोड़ी होती है, नागरिकता नहीं होती है, तो सिर्फ नेचुरल पर्सन के पास ही हो सकती है नागरिकता। हाँ कंपनी सिटीजन नहीं होती है बट रेजिडेंट जरूर होती है, निवासी जरूर होती है किसी ना किसी देश की। टैक्सेशन के हिसाब से निवासी होना जरूरी होता है, जैसे फीमा में भी निवासी की डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग जगह रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है ना। फिर बोल रखा है कि कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ये भी सही बात है, स्वैच्छिक संघ होता है जो व्यवसाय के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। फिर पूछ रखा है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ये किस प्रकार का नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो नहीं ये तो नॉमिनल नेचर का नहीं है, गलत है, पर्सनल नेचर का है। फिर अगले में बोल दिया कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो ये सही बात है। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के बारे में बोला कि ये पर्सनल नेचर का, ये भी सही है, ये भी सही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, नहीं है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। अब देखो मैं ये इन तीनों के बारे में एक साथ ही बता देता हूँ आपको, चलो अपने नोट्स में वापस देखो। एक्चुअल में देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। दूसरा होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तीसरा होता है कॉल्स इन एडवांस। और चौथा होता है कॉल्स इन एरियर। देखो अब क्या होता है कि जैसे शेयर के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं है ना, कंपनी मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए, एक कंपनी है ठीक है, इसने क्या किए हैं, इशू किए हैं क्या, शेयर। अब हम क्या करेंगे, जैसे ए ने भी, बी ने भी, सी डी ई एफ, करोड़ों लोगों ने शेयर के लिए है ना एप्लीकेशन दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कंपनी को एप्लीकेशन दिया। अब मान लो कंपनी ने 50 करोड़ शेयर इशू किए है ना, 50 करोड़ शेयर इशू किए, और कंपनी ने बोला कि मैं एक पर्सन को, जैसे वो एक लोट या दो लोट होता है कुछ भी होता है, जैसे मान लो कंपनी बोल रही है कि एक पर्सन मैक्सिमम 10 शेयर परचेज कर सकता है, तो 5 करोड़ लोगों ने तो कन्फर्म ही एप्लीकेशन दिया होगा, और अगर ओवर सब्सक्राइब है तो ज़्यादा नहीं दिया होगा, अंडर है तो कम नहीं दिया होगा, बट मिनिमम हमारे 5 करोड़ ने दिया एप्लीकेशन। अब कंपनी क्या 5 करोड़ के नाम से एंट्री करेगी क्या, जैसे ए अकाउंट डेबिट, जैसे एप्लीकेशन पैसा प्राप्त हो रहा है आ रहा है कंपनी को, तो सबके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट थोड़ी करेगी, ए बी सी डी ई एफ ऐसे है ना, ऐसे तो कर नहीं पाएगी क्योंकि फिर तो एंट्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो कंपनी क्या करेगी, एक साथ डाल देगी शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर एप्लीकेशन का जो भी मनी है ना, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये ए को कर रहा है, ये बी को भी कर रहा है, ये सी डी ई एफ जितने भी पर्सन है सबको कर रहा है, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में भी आपको पूछ लेना तो ये रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल अकाउंट है। जब हम पहला वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, सबसे पहले वाला चैप्टर ना, वहाँ पे हम पढ़ेंगे बाद में, जब कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं है ना, उसके अंदर भी बाद में ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल वाले होते हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, सारी डिटेल में पढ़ेंगे ना, बट मैं यहाँ पे आ गया तो बता देता हूँ आपको। ऐसे ही शेयर अलॉट भी अलग अलग पर्सन को होते हैं, तो ये भी पर्सनल अकाउंट होता है, और ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब कॉल्स इन एडवांस भी तो किसी व्यक्तियों ने दी होगी ना, फिक्स ने, जैसे ए ने दी होगी, एक्स ने दी होगी, वाई ने दी होगी, राम श्याम गीता सीता, किसी ने भी दी होगी, तो ये भी वो अलग अलग पर्सन को कंबाइंड करके एक एंट्री डाली जाती है, तो ये पर्सनल अकाउंट ही होता है ना, ये भी इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऐसे ही क्या होता है कि ये हो गया है ना कॉल्स इन एरियर है, ये भी किसी स्पेसिफिक पर्सन की कॉल्स इन एरियर है ना, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हो, ये ध्यान में रखना आप ना, सबके सब पर्सनल अकाउंट है। चलो फिर अब हम आगे अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होती है, तो ये होती है लिमिटेड। चलो हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे,
तो देखो टाइप ऑफ कंपनी में कंपनी बहुत प्रकार की होती है, जैसे गवर्नमेंट होती है, फॉरेन होती है, प्राइवेट होती है। बट हमें सिर्फ दो ही प्रकार से उन्होंने बांट के दिया है। पहला मेंबर के आधार पे, तो मेंबर के आधार पे कंपनी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है ओपीसी, दूसरी होती है प्राइवेट और तीसरी होती है पब्लिक। अब ओपीसी की सेक्शन पूछ ले हमें तो 262 है, प्राइवेट की बीच में आती है 268 आती है और इसकी 272 आ जाती है ना। इन दोनों में देखो 10 का गैप आ रहा है, 62, 68 और 72 है। तो ओपीसी क्या होती है देखो, ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही पर्सन होता है, सिंगल ही पर्सन होता है ना। ओपीसी मीन्स ओनली वन पर्सन हैज ए मेंबर, एक ही पर्सन होता है जो मेंबर होता है ना, जिसका सदस्य सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति होता है। अब देखो ओपीसी कंपनी की कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे ओपीसी कंपनी होती है ना, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है ना, एक प्राइवेट कंपनी ही ओपीसी बन सकती है। दूसरी बात क्या होता है कि ओपीसी है वो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। फिर नेक्स्ट बात क्या होता है, इसका जो ये मेंबर है ना, ये मेंबर की जो बात है ना, ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का निवासी भी होना चाहिए सिटीजन के साथ में। ऐसा नहीं कि बाहर रहता हो 182 दिन से ज़्यादा, 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए उसे, है ना। तो ये कुछ बातें होगी ओपीसी। पहले इसके अंदर आपके क्या होता था कि इसमें जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की कुछ लिमिट्स दे रखी थी, वो सारी की सारी हटा दी इन्होंने, 2021 के अंदर अमेंडमेंट किया था। तो अब कोई लिमिट नहीं है, वो आपको कुछ देखनी नहीं। नेक्स्ट बात आ गई आपकी प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की सेक्शन कौन सी है, 268 है। अब देखो पहले क्या होता था कि इसके अंतर्गत एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखी गई थी 1 लाख रुपए ना, वो भी इन्होंने हटा दिया आजकल। तो कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर है प्राइवेट कंपनी में दो होंगे, ओपीसी में एक होता है। और उसके बाद में क्या, ये देखो इन्होंने लिखा एक्सेप्ट इफ द प्राइवेट कंपनी इज एन ओपीसी, तब एक होता है, बाकी दो ही होते हैं मेंबर, है ना। फिर बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर दो से होंगे, बट एक्सक्लूड किया जाएगा किसको, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं, कम मेंबर होते हैं ना, यानी जो मेंबर प्लस एम्प्लॉय है ना, उनको छोड़ के बाकी सबको काउंट किया जाएगा। वो 200 हो सकते हैं। राइट, जो शेयर के राइट होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन होती है, यानी पाबंदी लगी हुई होती है। और पब्लिक से ये सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटीज की नहीं मांग सकती, यानी आम जनता को ये शेयर और अपने डिवेंचर वगैरह सिक्योरिटी वगैरह वो इशू नहीं कर सकती है ना। फिर एक स्मॉल कंपनी होती है, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, और ओपीसी होती है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो ये बात होगी हमारी प्राइवेट कंपनी की। अब बात आ जाती है पब्लिक कंपनी की। भाई पब्लिक कंपनी क्या होगी, देखो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 72। तो जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी कहलाएंगी। डेफिनेशन तो सबसे ईजी है। फिर उसके शेयर होते हैं आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे आजकल हम डीमेट अकाउंट में ये भी जो कर रहे हैं ना, वो सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनियां होती है ना, पब्लिक में भी लिस्टेड होती हैं वो। फिर नेक्स्ट बात होती है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, पहले हुआ करती थी 5 लाख रुपए, वो हटा दी गई है। उसके बाद में देखो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। और जो भी सब्सिडरी होगी पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। जैसे देखो मान लो XYZ एक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड शब्द पब्लिक कंपनी लगाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, और ये वाली अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाती है। इसकी दो सब्सिडरी कंपनी है, एक तो है मान लो ABC लिमिटेड है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो पहले से ही पब्लिक कंपनी। दूसरी है मान लो इसकी RST प्राइवेट लिमिटेड। तो अब देखो इस कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, ना कि प्राइवेट कंपनी मानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है ना, तो इसे भी हम प्राइवेट कंपनी कंसीडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी दे दे, मान लो कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसकी दो सब्सिडरी है ना, एक है ABC लिमिटेड, दूसरी RST लिमिटेड। तो बताओ कि RST लिमिटेड को क्या माना जाएगा, तो पब्लिक कंपनी माना जाएगा। अब देखो पहले कंपनी अधिनियम जब 2013 आया था ना, तब न्यूनतम पेड अप शेयर कैपिटल की आवश्यकता थी, उसको अब समाप्त कर दिया गया है ना। यानी पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए थी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, और पब्लिक में 5 लाख थी, दोनों लिमिट्स को हटा दिया गया है ना। तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट बात आई अपनी लाइबिलिटी के बेसिस पे हमने कंपनियों को बांटा था। तो लाइबिलिटी के बेसिस में हमने कंपनियों को तीन प्रकार से बांटा था। पहली थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली,
यानी जिसमें मेंबर गारंटी देते हैं फिक्स अमाउंट तक की। दूसरी होती है शेयर की, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर तक, कि कंपनी के जितने रुपए का शेयर है उतनी ही मेंबर की लायबिलिटी, उससे ज़्यादा कोई लायबिलिटी नहीं है मेंबर की। तीसरी होती है अनलिमिटेड, जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है लायबिलिटी। तो फिर वो तो क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म की तरह हो गया एक तरह से लायबिलिटी के मामले में सिर्फ। तो देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, तो इसकी सबसेक्शन क्या है, 2 सबसेक्शन 21 है। कंपनी की खुद की डेफिनेशन 20 में और ये 21 में आ जाती है। तो देखो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व है ना, ज्ञापन द्वारा उस राशि तक सीमित होता है जिसके द्वारा कंपनी को है ना बंद होने की स्थिति में परिस्थितियों में परिसंपत्तियों में योगदान करने का वचन दे देता है ना। यानी मेंबर जो जब भी कंपनी बंद होगी ना, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब ये एमओए मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है कंपनी की, उनके अंदर लिखा हुआ होती है ये बातें सारी, है ना। टू द सच अमाउंट एज द मेंबर में रिप्रेजेंटली अंडरटेकिंग टू कंट्रीब्यूट, है ना, टू द एसेट्स ऑफ कंपनी एज द इवेंट ऑफ बाइंडिंग। यानी जब भी कंपनी बंद होगी ना, तब मेंबर ने मान लो 1 लाख रुपए की गारंटी का वचन दिया है कि 1 लाख रुपए तक की गारंटी है कि कंपनी बंद होगी तो लॉस के लिए 1 लाख रुपए मैं वहन करूंगा। तो अगर कंपनी को 5 लाख का लॉस हो रहा है ना, तो 1 लाख रुपए तो वो मेंबर देगा। फिर दूसरे ने किसी ने मान लो 50 हजार की गारंटी दी तो वो 50 हजार की देगा। ये ऐसी होती है वो कंपनियां। दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में दी गई है। ये क्या बोलती हैं कि लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब या एमओए से मेमोरेंडम एसोसिएशन में ये बातें लिखी जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसीज वगैरह होती है ना, वो लिखी जाती है कि कंपनी किस प्रकार से चलाई जाएगी। और ये मेमोरेंडम होता है ना, इसके अंदर कंपनी के नेम अलग अलग क्लोज होते हैं, जैसे नेम क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज होता है, शेयर कैपिटल क्लोज होता है, ऐसे होता है इसके अंदर, है ना। तो ये बोल रखा है कि जो एमओए में जो दी गई है अमाउंट है ना, अनपेड है, सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे करेगा। यानी शेयर पे जितनी है अनपेड है, यानी आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है और आपने मान लो 7 रुपए पे कर दिए, तो आप 3 रुपए के लिए ही लाइबल है। बाकी आपसे कंपनी कुछ नहीं मांग सकती, और आपने अगर 10 में से 10 पे कर दिए तो कंपनी आपको आपसे कुछ नहीं मांग सकती, है ना। फिर नेक्स्ट होगी अनलिमिटेड कंपनी। तो इसकी सेक्शन है 2 सेक्शन 92, 92 एकदम लास्ट में जाती है 100 के आसपास, है ना। तो देखो नो लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इन मेंबर की कोई लाइबिलिटी की लिमिट ही नहीं होती है ना। और लाइबिलिटी मेंबर की कब खत्म होगी, जब वो एज ए मेंबर बंद हो जाएगा। आज ही मेंबर अपनी मेंबरशिप यानी सदस्यता खत्म कर लेगा, यानी वो अपने शेयर बेच देगा ना, उसी दिन ही वो लाइबिलिटी उसकी खत्म होगी, उससे पहले कभी खत्म नहीं होगी, है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये सेक्शन नंबर एक जगह लिख दिए सारे के सारे। देखो कंपनी की खुद की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 220 के अंदर दी गई है। फिर गारंटी वाली डेफिनेशन दी गई है 21 में। उसके बाद में शेयर वाली 22 में दी गई है। फिर लिस्टेड कंपनी आ गई है एक अलग से, इसकी 52 में दी गई है। फिर 62, 68 और 72 में, है ना, ये ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक, ये ऐसे याद रखो आप, है ना। उसके बाद में 92 में। देखो आप सेक्शन को कैसे याद करोगे भाई, 220 ये कंपनी वाली तो पहले देख लो, या फिर आप देखो कि 20, 21, 22 और 92 है, तो 20 में कंपनी खुद है, इसमें गारंटी वाली है, इसमें शेयर वाली है और इसमें अनलिमिटेड वाली है। फिर देखो नेक्स्ट वाली बात आएगी आपकी कि 62, 68 और 72। 62 में कौन सी कंपनी आएंगी, आपकी ओपीसी आएंगी, इसमें आपकी प्राइवेट वाली आएंगी और 72 में आपकी पब्लिक वाली आएंगी। तो आप इसी प्रकार से याद करो कि 20, 21, 22 और 92 ये एक अलग से सीरीज है, 20, 21, 22 और 92। तो इसमें कंपनी आएगी 20 में, इसमें गारंटी वाली कंपनी आएगी, इसमें जो शेयर कैपिटल के द्वारा लिमिटेड वाली है वो कंपनी आएगी, इसमें अनलिमिटेड वाली आएगी। फिर 62, 68 और 72 वाले में कौन सी आएंगी, 62 में ओपीसी आएगी, 68 के अंदर प्राइवेट आएंगी और इसमें पब्लिक आ जाएंगी 72। चलो ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टॉपिक नंबर 2 भी खत्म होता है ना। तो टॉपिक नंबर 2 क्या था अपना, वापस हम चलते हैं। टॉपिक वाइज करेंगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेगी करने में। देखो ये रहा आपका टॉपिक नंबर 2। टाइप ऑफ कंपनी हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात आ जाएगी नेक्स्ट, है ना, कि शेयर कैपिटल एंड इज टाइप। तो देखो नेक्स्ट है अपना शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप। तो इससे पहले हम करते हैं शेयर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, शेयर होते हैं क्या है, फिर पढ़ लेंगे हम शेयर कैपिटल क्या होती है ना। तो देखो शेयर या उसके टाइप। चलो तो
शेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। शेयर क्या होते हैं, देखो हम चलते हैं अपने नोट्स में डायरेक्टली शेयर के बारे में, सीधा वहाँ से देखते हैं ये। हाँ, पहले एक ये देखो डायग्राम है ना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आई थी सोलो प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद में आई पार्टनरशिप, फिर आई कंपनी। अब देखो सोलो प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है, देखो सोलो प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता है प्रोप्राइटर, कि अकेला व्यक्ति होता है वही ओनर होता है। फिर वो क्या लगाता है भाई, पैसा लगाता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देखो सोल प्रोप्राइटर होता है, कैपिटल लगाता है, और अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी। ऐसे ही पार्टनरशिप में क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं अलग अलग। वो जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर कैपिटल, और इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर तीसरा फॉर्म आया कंपनी के रूप में, तो कंपनी आई। उसके बाद में कंपनी में जो भी पैसा कंपनी में होते हैं कौन है, मालिक शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम शेयर कैपिटल कहा जाता है। और इनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है टू द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर है। ऐसे ये हिंदी में दिया गया भाई, एकल स्वामित्व होता है। और एकल स्वामित्व में क्या होता है, ये देखो एक अकेला व्यक्ति ही उसका मालिक होता है। वो जो भी पैसा लगाता है उसे पूंजी कहते हैं, असीमित होती है उसकी लाइबिलिटी। फिर भागीदारी या पार्टनरशिप आई, साझेदारी आई, उसको साझेदार कहेंगे हम, और उसे साझेदार की पूंजी कहेंगे, असीमित होती है उसकी लाइबिलिटी। और फिर आ गई कंपनी, कंपनी में शेयर धारक होते हैं, शेयर पूंजी कहा जाता है। और जो भी है ना धारित शेयरों के जो भी निर्गमित मूल्य होते हैं, इश्यू प्राइस होती है ना, वहां तक उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। अब आ जाते हैं हम शेयर पे। देखो देखो शेयर क्या होता है, सबसे पहली बात तो शेयर क्या होता है, जो जो भी टोटल कैपिटल होती है। जैसे मान लो एक कंपनी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, वो डिसाइड करती है कि मुझे 5 करोड़ रुपए जैसे एक 5 करोड़ रुपए क्या कर लिया कि कंपनी ने कि मुझे चाहिए 5 लाख रुपए चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। अब वो बोल रही है कि मैं इस 5 लाख रुपए को एक काम करूंगी, है ना, 100 100 रुपए वाले शेयर इशू करूंगी, है ना। यानी उसको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 5,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो अंश पूंजी का टोटल, अंश पूंजी का छोटे छोटे हिस्सों में जो विभक्त करते हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उसे हम कहते हैं शेयर। यही इनकी डेफिनेशन है ना। यानी शेयर किसे कहा जाता है, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ए स्मॉल, है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर। यानी इन यूनिट्स को आगे नहीं बांट सकते ना, ऑफ ए फिक्स अमाउंट। एंड सच इज इट यू एंड सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। यानी कंपनी की कुल पूंजी को एक निश्चित राशि में छोटे छोटे कई अविभाज्य टुकड़ों में या इकाइयों में बांटा जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम शेयर कहते हैं। अब देखो अपने इंडिया में क्या होता है कि शेयर डिवाइड नहीं होते हैं, है ना? ये बोल रखा है कि देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे ना, कि वो अविभाज्य होते हैं ना, अनडिविजिबल होते हैं, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर अगर आप देखते हो ना, जैसे यूएसए वगैरह या फॉरेन कंट्रीज होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो गूगल कंपनी का शेयर खरीदना है, या कोई और कंपनी है, मान लो टेस्ला का एक शेयर खरीदना है ना। तो आप क्या करोगे, आप पूरा शेयर नहीं खरीद के आप बोलते हो कि मैं तो सिर्फ पॉइंट 10वां हिस्सा खरीदना चाहता हूँ, उसका 1/10 हिस्सा खरीदना चाहता हूँ एक शेयर का भी। मान लो एक शेयर है ना $10 का है, और आप बोलोगे मैं तो 1/10 खरीदना चाहूंगा, तो आप $1 दे के उसका 1/10 हिस्सा भी खरीद सकते हो। हालांकि अपनी इंडिया में अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू किया गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा ना, तो फिर जैसे एमआरएफ जैसी कंपनी है ना, एमआरएफ उसका एक शेयर ही 40,000 का है, 40-50 हज़ार का है। तो अगर किसी आदमी के पास 50,000 रुपये, तभी वो एमआरएफ का शेयर होल्डर बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। तो अगर इसको टुकड़ों में बांट देंगे, फिर हम 5 रुपए में भी एमआरएफ का शेयर खरीद लेंगे, 50 रुपये होंगे तो 50 में खरीद लेंगे, 100 होंगे तो 100 में खरीद लेंगे, और एक एक शेयर का भी एक टुकड़ा खरीद लेंगे। जैसे हम अभी नहीं कहते म्यूचुअल फंड्स होती है ना, उसकी यूनिट्स खरीदे हैं, वो पॉइंट्स में हम खरीद सकते हैं, बट इसमें अलाउ नहीं है। तो ये होती है शेयर की बात। ठीक। फिर देखो टोटल फिक्स वैल्यू ऑफ शेयर, ये जो छोटे 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 टुकड़ों में हमने बांटा ना, जैसे 100 100 रुपए में या 10 10 रुपए में जो भी बांटा ना, ये शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर प्रिंटेड होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू में शेयर कहते हैं ना, जो शेयर सर्टिफिकेट में प्रिंटेड होती है। फिर नेक्स्ट बात क्या होता है कि देखो हाउएवर ए कंपनी कैन इशू द शेयर एट ए प्राइस ना डिफरेंट इन फेस वैल्यू। हालांकि ये जो वैल्यू होता है ना, इसलिए शेयर को इश्यू करना जरूरी नहीं है। कंपनी इसे कम, ज़्यादा या इसी सेम वैल्यू में भी इशू कर सकती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट बात क्या होती है कि जो लाइबिलिटी होती है ना शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक होती है, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, है ना, जो उसने एक्वायर्ड किया बाई डे
तो ये बात तो हमने पहले भी देख लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये तो आ गया, एक बार ये हम इसको होल्ड करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम टाइप ऑफ शेयर पे आ जाते हैं सीधे यहाँ पे नीचे। देखो शेयर कितने प्रकार के होते हैं कंपनी। देखो मोस्टली जो होते हैं कंपनियों के शेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ शेयर क्या होते हैं देखो, कंपनी जबकि एक सेक्शन है सेक्शन 43, उसके अनुसार शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार अंश के नाम से आप इन्हें जानते हैं ना, पूर्वाधिकार अंश। दूसरे होते हैं आपके इक्विटी शेयर, इनको हम समतांश भी कहते हैं, समतांश या इनका एक अदर नाम है कॉमन शेयर। कभी कभी पूछ लेते हैं कॉमन शेयर किसे कहा जाता है, कॉमन शेयर या सामान्य अंश भी कहा जाता है ना। तो दो सेक्शन 43 बोलती है कि सेक्शन हम शेयर को दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर को हम आगे कई भागों में बांट सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के अलग अलग आगे भाग क्या है देखो, पहला हो सकता है जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर हो सकता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर हो सकता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो इन वर्ड के पीछे नॉन लगा देना। देखो जैसे क्यूमुलेटिव है तो फिर नॉन क्यूमुलेटिव आ गई, पार्टिसिपेटिव है तो फिर नॉन पार्टिसिपेटिव आ गई, फिर रिडीमेबल आ गया तो फिर नॉन रिडीमेबल आ गई, फिर कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल है। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं देखो, एक होते हैं क्यूमुलेटिव, दूसरे होते हैं पार्टिसिपेटिंग, तीसरे होते हैं रिडीमेबल और चौथे होते हैं कन्वर्टेबल। अब क्यूमुलेटिव के बाद में नॉन क्यूमुलेटिव भी आएंगे, पार्टिसिपेटिव के बाद नॉन पार्टिसिपेटिव भी आएंगे, रिडीमेबल है तो नॉन रिडीमेबल भी आएंगे, और कन्वर्टेबल है तो नॉन कन्वर्टेबल भी आएंगे। यानी 8 प्रकार के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम आगे 8 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम आगे चलते हैं। देखो सेक्शन एज पर सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर कैपिटल को ना दो भागों में बांटा है। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार कंपनी के शेयरों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो सकता है पूर्वाधिकार अंश, दूसरे होते हैं इक्विटी अंश। अब देखो प्रेफरेंस या प्रेफरेंस शेयर किसे कहता है, पूर्वाधिकार अंश हम किसे कहेंगे। पूर्वाधिकार देखो नाम से स्पष्ट है, पूर्व और अधिकार, यानी पूर्व में इनको दो अधिकार प्राप्त होते हैं ना, पूर्व और अधिकार दो अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला तो कौन सा अधिकार होता है इनको, डिविडेंड का। यानी जो बाकी शेयर होल्डर ना इक्विटी शेयर, इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दो राइट प्राप्त होते हैं। यानी इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दो राइट प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दो राइट प्राप्त होते हैं, पहला राइट है इनको डिविडेंड का, यानी लाभांश प्राप्त करने का, कि इक्विटी शेयर होल्डर को लाभ मिलेगा ना, उससे पहले ये आगे खड़े हो जाएंगे भाई पहले पहले हमें दो। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इनको वाइंडिंग अप पे कैपिटल प्राप्त करने का, है ना, दूसरा कैपिटल प्राप्त करने का, है ना। ये दो इनके पास पूर्वाधिकार होते हैं। आप नहीं देख रहे अभी घर में जैसे कोई भी नया आइटम है, कुछ भी है, मान लो सभी घर वालों के लिए कुछ भी है, मान लो मिठाई लेके आए, तो सबसे छोटे वाला बच्चा होता है ना, वो सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है कि सबसे पहले मैं लूंगा, है ना, और वो अपने हिसाब से छांटता है ना। तो बस ये भी क्या है, ये घर के छोटे बच्चे हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं ना ये। इनको पहली बात तो एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। और दूसरी बात होती है कि जब भी कंपनी बंद होगी ना, तो इनको कैपिटल सबसे पहले वापस की जाएगी। ये बोल देंगे भाई पहले हमें हमारा पैसा दो, इक्विटी शेयर होल्डर बाद में देना। तो ये घर के सबसे छोटे बच्चे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो राइट प्राप्त होती है, यानी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्न दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं ना। पहला होता है लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, और इनको ये समतांशधारी होते हैं ना, उनसे पहले एक पूर्व निश्चित राशि या पूर्व निश्चित दर से ना लाभांश प्राप्त होता है। दूसरा होता है कि कंपनी का जब भी समापन होगा ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर होगी ना, उससे पहले इनको कैपिटल वापस की जाएगी, यानी इनके जो भी पैसा है ना वो वापस पहले इनको किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आ गई कि इनके टाइप क्या होते हैं भाई।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप भी देखने पड़ेंगे। हाँ, चलो पहले मैं इक्विटी शेयर होल्डर की बात यही बता देता हूँ आपको। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होंगे कि जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं ना, वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना। तो उसकी तो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं ना, वो सभी इक्विटी शेयर होते हैं, समतांशधारी होते हैं ना, समतांश होते हैं ना। तो ये तो इक्विटी शेयर की तो बात यही खत्म होगी। अब बात आ जाती है कि इसके जो 8 टाइप्स दे रखे हैं ना, वो देखेंगे। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव वाले है ना। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आज दो शेयर होल्डर्स है ना, हु हैव ए राइट टू रिसीव देयर एरियर ऑफ डिविडेंड है ना, बिफोर द पेमेंट डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। देखो कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि लाभ होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं ना, पर्याप्त सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा या लॉस हो जाएगा, तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई इस बार हम डिविडेंड नहीं दे रहे, नो डिविडेंड। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि डिविडेंड सफिशिएंट, ये अपना प्रॉफिट है वो सफिशिएंट हो गया नेक्स्ट ईयर, तो कंपनी बोल रही है कि इस बार हम डिविडेंड देंगे, है ना। तो जब भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा ना, उससे पहले प्रेफरेंस सब वाले आके खड़े हो जाएंगे, और क्यूमुलेटिव वाले तो ये और कहेंगे भाई हमारा तो पिछले साल का भी बाकी है। जैसे छोटा बच्चा भी वो नहीं आ जाता है, बोला पिछली बार मिठाई लेके आए थे तो मुझे एक कम दी थी, तो इस बार एक एक्स्ट्रा दो। तो उनकी तो क्यूमुलेटिव हो गई, यानी एक एक फीस वो पहले वाली लेंगे और एक फीस इस बार वाली लेंगे, तो वो दो टुकड़े लेंगे। इसी प्रकार से ये क्या करेंगे कि इनका जो भी एरियर ऑफ डिविडेंड होता है, यानी पहले अगर कभी इनको डिविडेंड नहीं मिला है ना, किसी भी कारण से, तो इस साल उनको पहले वाला प्लस इस वाला दोनों मिलेंगे एक साथ में, जो क्यूमुलेटिव होता जाता है उनका, यानी एकत्रित होता जाता है, गुल्लक में डलते जाते हैं इनका डिविडेंड एक तरीके से। ऐसे ही होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव वाले। नॉन क्यूमुलेटिव वाले इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। जस्ट ऑपोजिट कैसे हो गए कि जो नॉन क्यूमुलेटिव वाले होंगे ना, इनके प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनका क्या होता है कि अगर इस साल मान लो डिविडेंड नहीं मिल रहा है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी नहीं दे रहे तो प्रेफरेंस को भी नहीं देंगे भाई, सफिशिएंट है ही नहीं दोनों के लिए ना। तो नहीं दे रहे ना, अगले साल देंगे ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए जाएंगे, तो प्रेफरेंस वाले पहले आके खड़े देंगे, पहले लाओ हमारा पहले, तो हम पहले उनको देंगे। तो वो बोलेंगे पिछले साल का, तो हम लगाएंगे एक चटपट उनके पकड़ के, और बोलेंगे भाई तेरे तो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो तेरे क्यूमुलेटिव हुए ही नहीं थे, तो यानी इनको एरियर ऑफ डिविडेंड प्राप्त नहीं होता है ना। डिड नॉट पे द डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर अपॉन इनसफिशिएंट प्रॉफिट के कारण होता है, और इनका जो होता है वो एरियर ऑफ डिविडेंड के ये प्रिविलेज रिसीव नहीं करते ना, डू नॉट रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, है ना। इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कभी भी डिविडेंड देंगे तो इनको डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होगा, उस साल का जरूर मिलेगा, पर पहले वाला कोई एरिया था वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही होते हैं देखो, एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान लो डिविडेंड जाता है, फिक्स जाता है 1 लाख रुपए का, और हमने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी वो घोषणा कर दी कि भाई 1 लाख रुपए का, या मान लो 1.5 लाख रुपए का इक्विटी इनको भी जा रहा है, ठीक है। अब कंपनी के पास बैलेंस कितना बच गया, 2.5 लाख रुपए बांटने के बाद 2.5 लाख रुपए बच गए कंपनी के पास। इस 2.5 लाख रुपए में है ना, अगर उनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है ना, तो वो बोलेंगे कि इसमें जो भी बच गया ना, ये 2.5 लाख, इसमें इक्विटी वालों को दे रहे हो ना, इस 2.5 लाख, मतलब ये तो बस इक्विटी वालों के लिए गया, तो ये बोलेंगे भाई हमें भी दो, हम भी हिस्सा लेंगे इसमें, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमें भी हिस्सा दो। तो इनको बोलते हैं। और ये कब मिलता है, जब कंपनी के एओए में लिखा जाता है, कंपनी के आर्टिकल होता है उसके अंदर अगर लिखा गया है ना, तभी देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। देखो, if article of association of a company provided that the payment of dividend to equity shareholders ना, the preference shareholder have a right to participate in surplus profit, these share are called participating preference share। कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा गया है ना, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, तो उसके बाद में अगर कोई हिस्सा बच जाता है ना, तो उसके अंदर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर ये लिखा गया है तभी करेंगे, अदरवाइज इनको सिर्फ फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगा। बट अगर लिखा गया है आर्टिकल में, तो फिर कद्दू कटेगा तो सब नहीं बटेगा, बचा हुआ कद्दू। ऐसे ही नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं कि अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो ये तो नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाएंगे। ऐसे होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो, कन्वर्टेबल नाम से एक ही इनको कन्वर्ट किया जाएगा। कंपनी कभी कभी क्या होती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको एक राइट देती है, कि आप अभी तो प्रेफरेंस शेयर ये खरीद लो, उसके बाद में आपको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। एक निश्चित राशि में, जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए के शेयर अभी ले लो हमसे, और हम आपको 10% से डिविडेंड देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, 5 साल बाद में हम आपको 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दे देंगे इनके बदले में, यानी पैसा वापस नहीं देंगे, रिडेम्पशन नहीं होगा उनका,
उनका कन्वर्जन ही होगा। तो ऐसे जो शेयर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कन्वर्टिंग शेयर, कन्वर्ट इनटू, है ना, इक्विटी शेयर। ओनली सर्टेन एक डेट पे होता है और एक फिक्स रेट पे कन्वर्जन होता है। और नॉन कन्वर्जन वाले वो होते हैं, नॉन कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जाता है ना, डू नॉट केयरिंग का जो राइट के कन्वर्ट कन्वर्जन का राइट कैरी नहीं करे ना, उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसे ही देखो, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल नाम से स्पष्ट है। रिडम्पशन यानी इनका रिडम्पशन होगा, और नॉन रिडीमेबल मतलब इनका रिडम्पशन नहीं होगा। तो देखो, अगर कंपनी बोलती है जैसे कि एक सर्टेन फिक्स सर्टेन डेट बोलती है कि हम 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आपके शेयर होते हैं उनका उनका रिडम्पशन कर देंगे। रिडम्पशन का मतलब आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो हम आपको 1 लाख रुपए वापस दे देंगे, शेयर ले लेंगे अपने। इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। के लिए बाईबैक होता है, और बाकी के लिए डिवेंचर, इनके लिए प्रेफरेंस शेयर के लिए रिडम्पशन वर्ड यूज किया जाता है ना। तो इनका रिडम्पशन हो जाएगा। अब देखो, कंपनी एक्ट में क्या बोल रखा है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम 20 ईयर की टाइम लिमिट के अंदर रिडम्पशन कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा की टाइम लिमिट के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकती, है ना। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में लगी हुई है ना, वो मैक्सिमम 30 साल के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। बाकी आप कर ही नहीं सकते, इस पर तो रेस्ट्रिक्शन है ये कंपनी एक्ट के अंदर ही, है ना। और नो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होती है कि ये कंपनी अगर अपने कोई डेट बोलती ही नहीं है कि हम रिडम्पशन करेंगे नहीं आपकी, वो इरिडीमेबल कहलाएंगे। बट इस पे कंपनी एक्ट ने प्रोहिबिट कर रखा है, एंड कंपनी एक्ट डज नॉट परमिट इशू टू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा हर हालत में देना पड़ेगा, और इसकी टाइम लिमिट है मैक्सिमम 20 साल। इससे कम में भी दे सकती है कंपनी, पर मैक्सिमम 20 साल। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी हो तो आपको 30 साल का टाइम दिया गया है। इससे अधिक टाइम लिमिट वाले टाइम अलाउ ही नहीं, इससे पहले पहले आपको पैसे देने ही पड़ेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये बात होगी अपनी प्रेफरेंस शेयर। तो 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हो गए हमारे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव हो गए, फिर रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल हो गए, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट वाले हो गए अपने पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो, दोबारा देख लेते हैं एक बार हम सब। देखो, क्यूमुलेटिव का मतलब होगा कि इनका जो एरियर ऑफ डिविडेंड है, अगर पहले किसी साल डिविडेंड नहीं दिया था तो अगले साल दोनों सालों का डिविडेंड एक साथ मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा कि अगर नहीं दिया तो वो लैप्स हो गया उसी साल, अगले साल वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ अगले साल का ही डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट बच गया तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी का जो भी बच गया ना, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का बच जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, है ना। उसके बाद में आते हैं रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। अगर हम रिडम्पशन कर देते हैं तो रिडीमेबल होती है, और रिडम्पशन की मैक्सिमम टाइम लिमिट, है ना, क्या होती है, 20 साल होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 30 साल, है ना। और कंपनी इससे कम टाइम में भी कर सकती है, बट मैक्सिमम टाइम लिमिट कंपनी जैक ने बता रखा है 20 साल। और नॉन रिडीमेबल तो आप, नॉन रिडीमेबल वाले तो आप इशू ही नहीं कर सकते, है ना, जिनका रिडम्पशन होना ही नहीं है, वो तो कंपनी जैक ने साफ साफ मना ही जा रखा है। कन्वर्टेबल क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाने के बाद में, स्पेसिफिक डेट या उसके बाद में, है ना, उससे पहले नहीं। तो वो थे कन्वर्टेबल, और जिनके पास ये राइट नहीं होता वो नॉन कन्वर्टेबल है। और जो भी प्रेफरेंस शेयर नहीं, वो सारे के सारे इक्विटी शेयर हो गए। तो ये इक्विटी शेयर की डेफिनेशन होती है। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है ना। इक्विटी शेयर होते हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, क्योंकि इनके फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही नहीं होता है, जब चाहे तब देगी कंपनी। और इनके पास वोटिंग राइट भी होता है, जबकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अब देखो, अब आगे बात डिफरेंस आ गया किसमें, इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में। देखो, लाभांश की रेट यानी डिविडेंड की रेट क्या होती है भाई, समतांश में तो कोई फिक्स नहीं होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा फिक्स की जाती है, संचालक मंडल द्वारा, है ना, निश्चित की जाती है, और सदस्य के द्वारा उसे रेक्टिफाई किया जाता है, उसी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। बट इनकी रेट तो एक पूर्व निर्धारित एवं पूर्व निश्चित दर से इनको डिविडेंड दिया जाएगा ना। लाभांश प्राप्ति का अधिकार इनको तो पूर्वाधिकार होता है, यानी इनको पहले दिया जाएगा और इनको इनको देने के बाद में दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर के बाद में दिया जाएगा। बकाया लाभांश, तो अगर बकाया लाभांश है तो इनको तो आगे के किसी वर्ष में दिया नहीं जाएगा, और इनका अगर ये क्यूमुलेटिव है ना तो दिया जाता है। फिर कन्वर्जन का राइट क्या होता है, तो इनको तो प्रेफरेंस शेयर को तो हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी में भी। फिर रिडम्पशन, इनका तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं, और इनका रिडम्पशन नहीं होता, इनका बाईबैक जरूर कर सकती है कंपनी। एक ही बात है, रिडम्पशन कोई बाईबैक आ जाता है। बट अगर आपको पूछ ले कि जीवन काल में, है ना, कौन से शेयर का रिडम्पशन होता है, तो सिर्फ पूर्वाधिकार अंश का होता है, समतांशों का कभी नहीं होता है ना। मताधिकार क्या होता है, देखो, यानी वोटिंग राइट क्या होता है, तो इनके पास तो हर परिस्थितियों में वोटिंग राइट प्राप्त होता है, और इनके पास
वोटिंग राइट नहीं होता है। और जो पूंजी क्या होती है, देखो समापन के समय इनको पूर्वाधिकार अंश होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसके बाद में कैपिटल वापस प्राप्त होती है और इनको सबसे पहले प्राप्त होती है, यानी इक्विटी से पहले प्राप्त होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था शेयर वाले वो खत्म हो गया है ना। तो देखो हम आते हैं अपने वापस नोट्स में, और यहाँ नोट्स पे देखो शेयर और उसके टाइप हो गए ना हमारे, तो ये खत्म हो गया यहाँ। अब हम ना अगली क्लास में करेंगे शेयर कैपिटल उसके टाइप करेंगे, और इश्यू ऑफ शेयर वाले कर लेंगे ना, यानी ये 2 पॉइंट अगली क्लास में निपटा देंगे हम। उसके बाद में हम एक फॉरफीचर वाले पे करेंगे, यानी ये लगभग 3 या 4 क्लास में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि आपको ये क्लास के सभी नोट्स और आपके सारे जो भी नोट्स वगैरह या इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे ना। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है कॉमर्स की पाठशाला के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आप आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है ना, या कोई भी क्वेरी है, या नोट्स रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत करना, ओनली सिर्फ व्हाट्सअप करना, डीएम करो, डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज करो, यानी है ना, डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज करो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम आपको एक बात और बता देता हूँ, हाँ मैं, कि हम पूरी की पूरी अकाउंट्स करवाने वाले हैं आपको, है ना, विथ एमसीक्यू, और डिटेल में करवा रहे हैं, देखो एकदम फुल डिटेल में करवा रहे हैं ना। और हम क्या करेंगे, देखो इसके साथ साथ में रिवीजन भी करवाते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे ना, तब पहले क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। और जैसे ही हमारे टॉपिक्स अब जैसे खत्म होगा ना, अगली बार क्या होगा, जैसे अभी तो ये तो बेसिक वाला था, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं आते ना। तो जैसे ही अगली बार क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हम शेयर इशू वगैरह पे चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे खूब सारे एमसीक्यू होंगे आपके, जैसे पीवाईक्यू होंगे ना, तो हम सारे एक साथ साथ में पीवाईक्यू भी करते जाएंगे ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।